व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि डे 1 ऑफ जीएनजी कैसा रहा और सब मस्त तरीके से पढ़े। स्पेशल फीडबैक मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे देना क्योंकि उसमें बच्चे बहुत परेशान थे। तो कैसा लगा आज क्वांट्स पढ़ के? मजा आया? अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा था। चलो आओ जल्दी से हमारा चैप्टर, अच्छा चैप्टर मार्केट फेलियर, इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इसके जो अगले 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नहीं यूनिट्स हैं, एक तो उल्टा चलता है ना बेटा, वहाँ चैप्टर यहाँ यूनिट ऐसा चलता रहता है, तो वो मिक्सचर ही होता रहता है। तो इसके जो अगले 2 यूनिट्स हैं वो कल हमारे कंप्लीट होंगे और ये पूरा चैप्टर 7 आपका खत्म। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चे 4 मेजर प्रॉब्लम्स हमने मार्केट फेलियर की पढ़ी कि मार्केट का फेलियर कब होगा। 4 मेन कारण की वजह से। कौन कौन से थे वो? मार्केट पावर बोल दो, मोनोपोली कंट्रोल बोल दो, एक्सटर्नैलिटीज बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़ा दिया, पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ाया आपको, और उसके साथ साथ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब सरकार इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरीके से अपना इंटरवेंशन करती है, ये इजी टॉपिक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे बेसिकली अब पढ़ना है। ये सब हमने पढ़ लिया, ये तो मस्त हमने कवर कर लिया सर। 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लो जी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन। तो देखो बोल रहा है सबसे पहले सरकार क्या कर सकती है बच्चों, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करे, क्या पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए ताकि मार्केट फेलियर से बचा जा सके, है ना। तो देखो बोल रहा है गवर्नमेंट कैन एंश्योर इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी लीगल एंड रेगुलेटरी सिस्टम। यानी कि सरकार ऐसा लॉ, ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेके आए जिससे एफिशिएंसी बढ़े और मार्केट फेलियर ना हो, और अगर हो चुका है तो हम उसको करेक्ट कर पाए। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्कस्ड बिलो। सबसे पहले सरकार क्या क्या कर सकती है, कैसे करेक्शन कर सकती है। नंबर 1, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा? भाई चाहे रोड्स हो, ब्रिजेस हो, एयरपोर्ट्स हो, वाटरवेज हो, ताकि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी रूल्स और रेगुलेशंस प्रॉपर्ली डेवलप करना, राइट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एंश्योरिंग एंड एप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड कंपटीशन। अब देखो बोल रहा है ना कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, आप कंपटीशन लेके आओ, जिसमें सरकार कंपटीशन एक्ट लेके भी आई, वो भी हम आगे पढ़ने वाले। एंड कंज्यूमर लॉ फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म्स। परफेक्ट। तो ये तो एक जनरल तरीका लिखा हुआ है कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और मार्केट फेलियर को करेक्ट करेगी। अब सबसे पहले आ रहा है कि मार्केट पावर को कैसे खत्म करा जाए। मार्केट पावर यानी मोनोपोली, कि या तो अगर मोनोपोली हो गई है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, या फिर कैसे उसको होने से रोकना है। तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है गवर्नमेंट इंटरवीन बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। सरकार रूल्स बनाएगी, रेगुलेशंस बनाएगी। भाई गवर्नमेंट के हाथ में तो लॉज बनाना ही है ना। तो सर गवर्नमेंट ने मोनोपोली को हटाने के लिए या ना होने देने के लिए कौन सा रूल बनाया है? तो याद रखना है कंपटीशन एक्ट। एग्जांपल में लिखा हुआ है इन इंडिया वी हैव कंपटीशन एक्ट 2002। अब ये कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया 2007 ताकि कंपटीशन बना रहे, ताकि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली ना हो जाए, है ना। टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, द एंटी ट्रस्ट लॉज इन द यूएस एंड कंपटीशन एक्ट 1998 ऑफ यूके आर डिजाइन टू प्रमोट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो सबसे पहले सरकार मोनोपोली को बढ़ने ना देने या खत्म करने के लिए कंपटीशन एक्ट लेके आती है बेटा, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ मेजर्स और लेके आती है। क्या मेजर्स लेके आती है? नंबर 1, मार्केट लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना। वो एलपीजी पढ़ते हैं ना हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी जो भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी सेक्टर के ऊपर जिसको वो मार्केट में घुसने से रोक रहे हैं, वो सब खत्म करना। बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन इन प्रीवियसली मोनोपोलिस्टिक सेक्टर, जैसे एनर्जी में, टेलीकम्युनिकेशन में, इनमें छूट देना। आज हम देखते हैं ना टेलीकॉम कितना डेवलप हो गया, कितना आगे बढ़ गया, एनर्जी सेक्टर कितना आगे बढ़ गया, क्यों? क्योंकि लिबरल करा गया। उसके बाद मर्जर एक्विजिशंस को रोकना,
मर्जर एक्विजिशन क्या होता है कि मिलजुल के फर्म बना लिया, जैसे एक कंपनी ए है, एक बी है, एक सी है, किसी सेक्टर में ये तीन आपस में कंपीट कर रहे थे, अब तीनों ने मिलके एक ही फर्म बना दिया ए बी सी, तो फिर तो कुछ भी करेंगे ना, इनका मोनोपोली हो जाएगा, तो इसको रोकना किसी तरीके से, राइट। उसके बाद प्राइस कैपिंग करना, प्राइस रेगुलेशंस बनाना। कैपिंग का मतलब होता है कि प्राइस को कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करने से रोकना, ठीक है, कैपिंग करके चलना। इसको तो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, मिनिमम प्राइस सीलिंग और मैक्सिमम प्राइस सीलिंग के फॉर्म में। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट और रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन, कि आप कितना रिटर्न बना सकते हो उसको भी रेगुलेट करना। ऑल्दो बहुत मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए ये देख पाना कि कितना कोई प्रॉफिट बना रहा है, बट फिर भी ट्राई करती है सरकार। पैट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशंस, पैट्रोनेज मतलब प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना, उसको आगे बढ़ाना, ताकि अल्टीमेटली एसोसिएशंस होंगी तो कंज्यूमर के राइट्स एक्सप्लॉइट नहीं होंगे मार्केट में कंज्यूमर को फ्रीडम मिलेगा, है ना। उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, कार्टेलाइजेशन मतलब कार्टर ना बने, मिलजुल के काम ना कर पाए, ठीक है। एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कॉल्यूजन एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग। रेस्ट्रिक्शन लगाना मोनोप्सनी में, बताओ जल्दी मोनोप्सनी क्या होता था। मोनोप्सनी मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में, मोनोप्सनी तुम्हें मैंने पढ़ाया था, जल्दी बताओ क्या होता है मोनोप्सनी। चलो हिंट दे देता हूं, एक फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। इंपोर्ट कंट्रोल्स कम करना और नेशनलाइजेशन करना। नेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे नेशनलाइजेशन बैंक्स का करते हैं गवर्नमेंट, कि भाई ठीक है अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी होंगे, है ना, ताकि और अच्छे से कंपटीशन हो पाए। तो बेसिकली मोनोपोली को रोकने के लिए ये सारी चीजें करी जाती हैं, ओके। हाउएवर अब देखो इसके अंदर एक बढ़िया बात है, एक खास बात भी है। वो क्या खास बात है, मोनोपोली को रोक रहे हैं बट कहीं कहीं सरकार मोनोपोली को प्रमोट भी कर रही है। सर मोनोपोली को प्रमोट कर रही है, अभी तो हमने बड़ा मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। बेटा बहुत सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो अगर कंपटीशन में आ गए तो फिर वो कमर्शियलाइज हो जाएंगे, फिर उसमें प्रॉफिट बनने लगेगा, वो बिजनेस बन जाएगा, जबकि बिजनेस बनना नहीं चाहिए, वो सबके लिए इजीली अवेलेबल होने चाहिए। जैसे आज भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कौन सी मोनोपोली को प्रोटेक्ट कर रही है आज भी, अभी भी रेलवेज को। रेलवे देखते हो आप, रेलवे अभी तक भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं आया, मोनोपोली में ही चल रहा है। देखो क्या लिख रहा है, समटाइम वी फाइंड दैट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट मोनोपोली पोजीशंस ऑफ द फर्म्स that have developed unique innovations, जैसे patent and copyright laws grant exclusive rights to provide incentive for innovation and invention, है ना। इसको हम बोल देते हैं natural monopolies। natural monopolies कौन सी होती हैं, they can produce the entire output of the market at a cost which is lower than several firms। इसका मतलब यानी अगर मल्टीपल फर्म्स मिलके भी वो बनाएंगी ना तो कॉस्ट उसकी ज्यादा आ जाएगी एज कंपेयर टू जो एक ही फर्म बना पा रही है। तो एक ही फर्म बना रही है, ओवरऑल कॉस्ट कम आ रहा है, पब्लिक को फायदा हो रहा है, तो उसको हम नेचुरल मोनोपोली घोषित कर देते हैं, ठीक है बच्चे। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस एंड वाटर सप्लाईज हो गया, ये सारी की सारी बच्चों हम नेचुरल मोनोपोलीज में कंसिडर कर देते हैं। बढ़िया सर। अब सर एक्सटर्नैलिटीज में सरकार क्या कर रही है, एक्सटर्नैलिटीज को कैसे करेक्ट किया जा रहा है। अब एक्सटर्नैलिटीज में बच्चों दो प्रकार की एक्सटर्नैलिटीज थी, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव को तो खत्म करना है, पॉजिटिव को बढ़ाना है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज तो अच्छी है ना सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो उसको बढ़ाना है। तो देखो क्या बोल रहा है, मार्केट्स ऑफन क्रिएट एक्सटर्नैलिटीज बिकॉज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ओनली फोकस ऑन प्राइवेट कॉस्ट एंड प्राइवेट बेनिफिट। मेन चीज तो यही थी, अपनी कॉस्ट अपना फायदा देख लेते थे, जो समाज पे इंपैक्ट आ रहा है, जो सोशल कॉस्ट आ रही है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। इग्नोरिंग द सोशल कॉस्ट or the benefits to ensure overall welfare, these externalities must be internalized। इसका मतलब उनको exclude मत करो, उनको include करो। Meaning decision maker should consider both private and external impacts। ठीक है, परफेक्ट। हाँ सर, समझे सर। अब क्या गवर्नमेंट ने करा बच्चों, दो चीजें करी सर। दो चीजें कौन कौन सी करी, बहुत मस्त है ये देखो। एक तो डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया और दूसरा मार्केट बेस्ड पॉलिसीज बना दी। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों। डायरेक्ट कंट्रोल का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि डायरेक्टली सरकार ने बंद ही कर दी ऐसी चीजें,
ठीक है। और मार्केट बेस्ड पॉलिसी का मतलब कि डायरेक्टली मना नहीं करी, बट उससे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जिसके थ्रू अपने आप कंट्रोल कर पाओगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को। देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब लीगल रेगुलेशन लिमिटिंग हार्मफुल एक्टिविटीज, जैसे एमिशन स्टैंडर्ड्स, कि भाई कोई भी चीज जो हार्मफुल है, जो इकोनॉमी को एज अ होल नुकसान पहुंचा रही है, उस पर रूल्स रेगुलेशंस बना देना, डायरेक्टली बंद कर देना उसको। लाइसेंस निकालना, कोटाज निकालना, बैन कर देना, जैसे स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, है ना, अल्कोहल इन पब्लिक प्लेसेस। भाई आप खरीद के घर जाओ या किसी पर्टिकुलर बार वगैरह में बैठ के आप कंज्यूम कर सकते हो, पब्लिक प्लेस पे आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो बैन है, ठीक है या नहीं है। वो एक डायरेक्ट कंट्रोल है सरकार का, कर ही नहीं सकते, समझे। इसी तरीके से मैंडेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, है ना, क्रिएशन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। तो ये सरकार डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को तो डायरेक्टली कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद कुछ पॉलिसीज बनाई। सर पॉलिसीज कैसी बनाई? देखो पॉलिसीज क्या है कि भाई हम डायरेक्ट बंद नहीं कर रहे, लेकिन हम प्राइस बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा। प्राइस कैसे बढ़ा देंगे? हैवी टैक्सेस लगा देंगे। अब तुम देखो चाहे सिगरेट्स हो, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो, हैवी टैक्सेस होते हैं। उससे क्या होता है कि भैया जो नेगेटिव चीजें हैं उनको इतना महंगा कर देंगे कि अफोर्डेबिलिटी ना हो, सब उसको ले ही ना पाए, बट फिर भी कोई ले रहा है तो इतना हैवी टैक्स लगे कि गवर्नमेंट के पास एक रेवेन्यू जनरेट हो, उससे अच्छी चीजों को प्रमोट किया जा सके, है ना। तो देखो बोल रहा है द यूज ऑफ टैक्सेस टू डिस्करेज हार्मफुल एक्टिविटीज एंड सब्सिडीज टू प्रमोट बेनिफिशियल वंस। दूसरा कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स। सर कैप एंड ट्रेड सिस्टम्स का क्या मतलब होता है? कैप एंड ट्रेड सिस्टम बच्चों मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा, मैं समझाता हूं। जहां पे फर्म ट्रेड एमिशन परमिट्स लेती हैं टू स्टे विद इन पॉल्यूशन लिमिट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि फर्म्स को ना एक हद तक पॉल्यूशन करना अलाउड होता है, उससे ज्यादा आप अलाउड नहीं कर सकते, मतलब उससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है, आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते उससे ज्यादा। सर मतलब ये समझो कि सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को, सपोज ये है ऑर्गेनाइजेशन ए और ये है ऑर्गेनाइजेशन बी, अब इसको भी 1000 यूनिट्स बनाना अलाउड है, इसको भी 1000 यूनिट्स बनाना अलाउड है। अब 1000 यूनिट्स का पॉल्यूशन इसको अलाउड है, 1000 यूनिट्स का पॉल्यूशन इसको भी अलाउड है, ठीक है, कि तुम इतने तक कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, वो नहीं चलेगा। ओके, अब हुआ क्या, इसने बच्चों 1200 यूनिट बना दिए। इसने कितने बना दिए? 1200 यूनिट बना दिए। तो मुझे बताओ 1000 अलाउड था, 200 ऊपर बना दिए, अब इस पे हैवी पेनल्टीज लगेंगी, बहुत तगड़ी पेनल्टीज लगेंगी, भाई तूने कैसे बना दिए, ठीक है। वहीं पे बी ने सिर्फ 700 यूनिट ही बनाए, तो इसने पॉल्यूशन बहुत कम किया। अब गवर्नमेंट इस पे पेनल्टी ठोकेगी बहुत बढ़िया वाली कि भाई तूने 200 यूनिट फालतू बनाए। यहां पे इसके पास एक ऑप्शन है। सर इसके पास एक ऑप्शन है मतलब? हाँ, इसके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? बी के पास क्या 300 यूनिट की कैपेसिटी आइडल पड़ी है? भाई इसको 1000 अलाउड थे ना, कितने बनाए इसने? 700 बनाए, तो 300 आइडल पड़े है ना। तो ए क्या कर सकता है, ये 200 यूनिट की कैपेसिटी इससे खरीद सकता है, क्योंकि ओवरऑल है तो सब इंडस्ट्री का पार्ट। गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री के लिए इतना पॉल्यूशन लेवल सेट किया हुआ है कि बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो और ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक लिमिट बना दी। अब इसके पास लिमिट बची हुई थी, तो ये इसको कुछ मनी पे करके इससे ये कैपेसिटी बाय कर सकता है, ठीक है या नहीं है। अब इससे क्या होगा, इसको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, इसको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, तो अगली बार ये और यूनिट्स बचाने की कोशिश करेगा कि भैया मैं और कम पॉल्यूशन करूंगा और मेरी जो यूनिट बचेगी उसको बेचूंगा अगर किसी को लेनी होगी तो ये सिस्टम बना दिया। इसको क्या बोला हमने? कैप एंड ट्रेड सिस्टम, ठीक है, जहां पे फर्म परमिट्स के हिसाब से काम करेगी, और अगर किसी का ज्यादा हो गया तो एक मार्केट में जहां पे ये सारी फर्म्स हैं आपस में अपनी यूनिट्स को एक्सचेंज कर सकती हैं, ऑफ कोर्स एट अ मनी, है ना। चलो जी, परफेक्ट सर। और क्या करा सरकार ने? और सरकार ने करा बच्चों, पॉल्यूशन कंट्रोल के बहुत सारे मेजर्स लेके आए, जैसे लिमिट्स ऑन एमिशन, यानी फैक्ट्री से कितना एमिशन होना चाहिए, कितना रिलीज होना चाहिए, कितना पॉल्यूटेंट्स अलाउड है। गवर्नमेंट में रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स फर्म्स कैन रिलीज इनटू एयर एंड वाटर। उसके साथ साथ कंपलसरी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस सबको इंस्टॉल करनी ही करनी है, ये नियम है कि पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगी होनी चाहिए। उसके बाद फर्म्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? देखो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो इतना जब कुछ होगा
तो फर्म का एवरेज कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, खर्चा तो बढ़ता ही है ये सब करने के लिए। तो दीज मेजर्स इंक्रीज फर्म्स एवरेज कॉस्ट। न्यू फर्म विल एंटर ओनली इफ प्राइजेस कवर प्रोडक्शन प्लस अबेटमेंट कॉस्ट। नई फर्म्स तभी एंटर करेंगी अगर उनका जो प्राइस है वो ये सारे खर्चे निकाल पाएगा, नहीं तो करेगी नहीं एंटर। तो अल्टीमेटली कम फर्म्स, कम प्रोडक्शन, कम पॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कंट्रोल होंगी, राइट। रेगुलेटरी बॉडीज, कुछ बॉडीज बनाई हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ये सब इसीलिए बने हैं बेटा। ओके परफेक्ट। इसके साथ साथ बच्चों गवर्नमेंट ने प्राइस मैकेनिज्म को भी यूज करा है मार्केट बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सर कैसे? जैसे नंबर 1 पॉल्यूशन टैक्सेस। भाई तुम ज्यादा पॉल्यूशन करते चले जाओगे ना, ज्यादा पॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारे पे टैक्सेस भी ज्यादा होंगे, कम पॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारे पे टैक्सेस भी कम होंगे, सीधा सीधा, ठीक है। और कैप एंड ट्रेड तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट, टू लिमिट एंड ट्रेड पॉल्यूशन राइट्स, सही है। तो जो कम पॉल्यूशन करती हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और जो ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं उनसे टैक्सेस, उनसे पेनल्टीज, ये सब लिए जाते हैं। परफेक्ट सर। इसके बाद बेटा देखो बोल रहा है दीज टैक्सेस आर नेम एज पिजोवियन टैक्सेस। पिजोवियन टैक्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसी पिजो लेके आए थे इसको, पिजो बोल दो, पिगो बोल दो, ठीक है। तो एसी पिजो जो है वो पॉल्यूशन टैक्सेस के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए पिजोवियन टैक्सेस इनको बोला जाता है। सर ऐसा क्यों? बेटा इन्होंने ये बोला, बहुत सिंपल, जो मैंने अभी पीछे लिखा था कि जो ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली फर्म्स हैं तो प्रोग्रेसिव इन नेचर हो गए, प्रोग्रेसिव नेचर के हो गए। ज्यादा पॉल्यूशन करने वाली फर्म्स ज्यादा टैक्स लगेगा, कम पॉल्यूशन करने वाली फर्म्स कम टैक्स लगेगा। इट मेक्स पॉल्यूटर्स पे बाय इंक्रीजिंग देयर प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसेस आउटपुट ऑफ गुड्स कॉजिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, है ना। इसका मतलब देखो ये जो टैक्सेस हैं इनको पिजोवियन टैक्सेस बोला गया क्योंकि एसी पिजियो के पीछे ये आए, है ना। पर्पस क्या था कि भाई जो पॉल्यूटर्स हैं वो पे करें ताकि उनकी प्राइवेट कॉस्ट बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े, अल्टीमेटली वो अगली बार से पॉल्यूशन कम करने की प्रयास करें। इफेक्ट क्या होगा? देखो आउटपुट कम होगा, है ना, जिससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती हैं। अब चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि मॉनिटर कैसे करोगे कि किसने कितना पॉल्यूशन करा, है ना। और अगर डिमांड इनइलास्टिक है यानी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही तो पता ही नहीं चलेगा भाई। डिमांड ऊपर नीचे तभी तो पॉल्यूशन कम ज्यादा, तभी तो प्रोडक्शन कम ज्यादा पता चलेगा। अगर डिमांड इनइलास्टिक हो गई, भाई स्टेबल डिमांड चल रही है, फिर तो स्टेबल ही प्रोडक्शन दिखाई दे रही है, पता ही नहीं लग रहा, राइट। मे हर्ट एम्प्लॉयमेंट एज फर्म्स रेलोकेट टू कंट्रीज विद लोअर टैक्सेस। इससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट पे, ओवरऑल जीडीपी पे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे फर्क आएगा क्योंकि जो फर्म्स हैं वो छोड़ के चली जाएंगी। भाई कहाँ चली जाएंगी? ऐसी जगह चली जाएंगी जहां पे टैक्सेस कम होंगे, राइट सर, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास कैप एंड ट्रेड क्या है? कैप एंड ट्रेड मैंने आपको बता दिया वो क्या है जी, कि गवर्नमेंट जो है एक मैक्सिमम पॉल्यूशन लिमिट सेट करती है। जैसे अभी ए और बी फर्म की 1000 यूनिट की सेट करी थी ना। फर्म्स कैन बाय एंड सेल परमिट्स इन द मार्केट। मार्केट में फर्म्स बाय कर सकती है और सेल कर सकती है परमिट्स को, ठीक हो गया बच्चों। इंसेंटिव्स क्या है? जो हाई पॉल्यूटर्स हैं वो बाय कर सकते हैं परमिट्स, जो लो पॉल्यूटर्स हैं वो सेल कर सकते हैं परमिट्स, ठीक है। ओके, इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ। सर इंडिया का क्या अप्रोच है? इंडिया के अप्रोच के लिए बस आपको ये रीड ओनली है, पता होना चाहिए। वो क्या है? डायरेक्ट कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है इंडिया में, नो डायरेक्ट कार्बन प्राइसिंग सिस्टम, और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म्स हैं जैसे पैट स्कीम, कोल सेस, अभी जीएसटी कंपनसेशन सेस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स, ये सब इंडिया में चलते हैं। बढ़िया सर, लो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारे पास वही है जो अभी हमने पीछे पढ़ा, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके डन है जी। हाँ सर, अब आ गया पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या करना है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज को तो बढ़ाना है, ये तो अच्छा है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को तो या डायरेक्टली कंट्रोल कर लो भाई, बैन वैन कर दो, या फिर ये टैक्सेस वगैरह के थ्रू रेगुलेट कर लो। बट पॉजिटिव का क्या करना है? देखो क्या बोल रहा है, व्हेन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर प्रेजेंट, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करता है? गवर्नमेंट तो और सब्सिडीज देता है। बहुत अच्छी बात है भाई, सब्सिडी देगी गवर्नमेंट कि लो भैया सब्सिडी लो और अच्छे से प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन करोगे तो इससे फायदा ही हो रहा है लोगों का, है ना। तो करेक्टिव सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर एम्स एट इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ द गुड। दूसरा उसके बाद करेक्टिव सब्सिडीज टू कंज्यूमर एम्ड एट इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ द गुड।
है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं कर रहा तो कंज्यूमर को सब्सिडी दो कि वो डिमांड करे। अगर प्रोड्यूसर उसको बना नहीं रहा तो प्रोड्यूसर को सब्सिडी दो कि ऐसे गुड का प्रोडक्शन करे, तभी तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में फायदा आएगा, राइट। ओके, बढ़िया हो गया सर। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजर सब्सिडी, अ सब्सिडी ऑन फी फॉर एजुकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ कंजम्पशन सब्सिडी। सब्सिडीज के साथ साथ ना बेटा सरकार डायरेक्ट प्रोडक्शन भी कर देती है ऐसी गुड्स का जिनके ह्यूज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, उनकी डायरेक्ट प्रोडक्शन भी कर देती है सरकार। सिर्फ सब्सिडी ही नहीं दे रही, डायरेक्ट प्रोडक्शन भी कर रही है। जैसे नेगेटिव में क्या कर रही थी, डायरेक्टली बंद कर दिया और टैक्सेस लगा दिए। यहां पे सब्सिडीज दे रही है या डायरेक्ट प्रोडक्शन भी कर रही है, तो सब्सिडी तो हो ही गया। उसके साथ साथ बोल रहा है इन केस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसकी एक्सटर्नैलिटीज बहुत तगड़ी हैं, उसमें सरकार एंटर करती है और खुद प्रोड्यूस करती है, जैसे पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फंडामेंटल रिसर्च, ये सारी की सारी चीजें आ गई। उसके साथ साथ सरकार और क्या प्रमोट करती है, पेड़ लगाना, रीफॉरेस्टेशन दोबारा लगाना, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना, ये सब बच्चों एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, मेरिट गुड्स होते हैं जो आपको फायदा देते हैं, वो सारे गुड्स जो सोसाइटी को एज अ होल फायदा दें, भाई एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब मेरिट गुड्स हैं। और डीमेरिट गुड्स जो आपको नुकसान पहुंचाए, चाहे वो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सिगरेट्स वगैरह हो, ये सब डीमेरिट गुड्स हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मेरिट गुड्स के केस में। तो सबसे पहले मेरिट गुड्स कौन से होते हैं, मेरिट गुड्स वो हैं जिनकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं और वो सोशली डिजायरेबल होते हैं, समाज ऐसे गुड्स को पसंद करता है, ठीक है। मेरिट गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट बट आर लाइकली टू बी अंडर प्रोड्यूस्ड एंड अंडर कंज्यूम्ड। देखो बोल रहा है ये जो गुड्स होते हैं ना, ये अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं और अंडर कंज्यूम्ड होते हैं। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को लगता है इसमें कोई प्रॉफिट मेकिंग सिस्टम तो है नहीं, हम पैसा तो जनरेट नहीं कर पा रहे, तो हम इसको क्यों ही बनाए। वही वाली केस जैसे पब्लिक गुड्स के केस में था, पब्लिक गुड्स में भी तो यही सारी चीजें थी, है ना, तो वही वाला सिस्टम है। इसीलिए यहां पे क्या होता है, सरकार कोशिश करती है कि वो इसका प्रोडक्शन डायरेक्टली बढ़ाए या फिर वही सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करे। तो एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज। द पॉसिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू अंडर प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स आर रेगुलेशन, सब्सिडीज, डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोविजन। मैंने बताया ना, इनके लिए भी अच्छे एक्ट्स लेके आओ, सब्सिडीज दो, गवर्नमेंट डायरेक्टली अल्टीमेटली खुद से प्रोडक्शन करे, तो ये सब बच्चों गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाएगा इन द केस ऑफ मेरिट गुड्स। लो जी, अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे राइट टू एजुकेशन है हमारा RTE, वो गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेशन है, एक लॉ है जिसमें सबको एजुकेशन के लिए अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके की चीजें बेटा गवर्नमेंट में मेक इट कंपलसरी टू अवेल इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस के लिए चीजें हो सकती हैं। उसके बाद अलग अलग चीजें जैसे यूज ऑफ हेलमेट, यूज ऑफ सीट बेल्ट। अब देखो, अब हेलमेट जो है, अब गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हेलमेट पहनो, लेकिन अगर गवर्नमेंट हेलमेट सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करने लगे तो शायद बहुत सारे लोग लेने लगे। अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं यार 500-1000 का हेलमेट आएगा, छोड़ नहीं लेते, बट अगर वो सब्सिडी पे मिलने लगे, 200 का मिलने लगे, 150 का मिलने लगे या फ्री भी मिलने लगे, तो क्या उस केस में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लेंगे, यूज करेंगे। तो इस तरीके की चीजें हैं बेटा। ओके, बढ़िया सर। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, ये RTE तो मैंने आपको बता ही दिया। द अल्टीमेट एनकरेजमेंट टू कंज्यूम इज टू मेक द गुड कंप्लीटली फ्री। मैंने बोला ना आपको, जैसे फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, मुफ्त इलाज है तो लोग चले जाते हैं। मुफ्त वैक्सीन थी कोविड की तो लोगों ने लगवा ली, मुफ्त ना होती ना तो बहुत सारे लोग लगवाते ही ना, तो ये भी एक इशू था बेटा। बढ़िया सर। अब सर डीमेरिट गुड के केस में सरकार क्या करती है, इसको बंद करती है यार, और क्या, या तो डायरेक्टली बंद करेगी गवर्नमेंट या फिर इसको बहुत महंगा कर देगी, जो पीछे हमने पढ़ा। डीमेरिट गुड्स आर गुड्स विच आर बिलीव्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल, जो समाज में अच्छे नहीं माने जाते, अनडिजायरेबल माने जाते हैं। एग्जाम्पल सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी की सारी चीजें बेटा। हाउएवर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना, इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जिन भी गुड्स की नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जरूरी नहीं है कि वो डीमेरिट गुड हो। नेगेटिव कुछ बच्चे ना कंफ्यूज करते हैं इस चीज को, ये स्टेटमेंट एग्जाम में भी आ सकता है कि अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो क्या वो डीमेरिट गुड ही होगा हमेशा, ऐसा नहीं है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल बैग्स बनाते हैं, अब अगर हम स्कूल बैग्स बनाते हैं तो है तो अच्छी चीज, भाई बच्चे बस्ता लेके स्कूल जाएंगे, अपनी बुक्स कैरी करेंगे, अच्छी चीज है।
लेकिन फैक्ट्री में से पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो है, लेकिन गुड जो है क्या वो डीमेरिट है? हाँ सर ये तो मेरिट गुड है, अच्छी चीज है ये तो इस तरीके की चीज है बच्चों, है ना। अब सपोज हम फल सब्जी बनाते हैं, अब फल सब्जी बनाते हैं फर्टिलाइजर लगा के, केमिकल फर्टिलाइजर, जिसको ड्रेन करते हैं सीधा नदी में, जिसका पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, मछली बेचारी मर जाती है सारी की सारी, लोग उस पानी को भी बीमार हो रहे हैं। तो सोचो अब गुड तो मेरिट है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाले सारे डीमेरिट गुड्स हो, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। पॉल्यूशन ऑफ स्टील causes pollution, अच्छा प्रोडक्शन ऑफ स्टील, आई एम सो सॉरी गाइस, क्या होगा, आई एम सो सॉरी। प्रोडक्शन ऑफ स्टील causes pollution, वो एक जैसे लगे ना शब्द, एक तो प्रोडक्शन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन सब एक जैसे हो जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ स्टील से बच्चों क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, लेकिन स्टील तो सोशली अनडिजायरेबल नहीं है ना। ओके सर, बढ़िया। तो सरकार क्या करेगी बोलो, कैसे कंजम्पशन कम कर सकती है? बहुत कुछ लिखा हुआ है, कैसे, सब आसान है लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें सब पता है। या तो बैन कर दो, लोगों को अवेयर करो, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट, जैसे कल मैं मूवी देखने के लिए गया था, उसमें वो शुरू में आता है ना कि ये क्या नाम था, सुरेश पता नहीं रमेश, ये गुटखा खाते थे, मुंह में कैंसर हो गया, ये वो सब नेगेटिव एडवर्टीजमेंट्स हैं डीमेरिट गुड्स को डिस्करेज करने के लिए, है ना। तो बैन कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जो डीमेरिट गुड को प्रमोट कर रहा है, उसको रोक सकते हैं। रेगुलेशंस लगा सकते हैं, यानी रूल्स बना दो, रेगुलेशंस बना दो, जैसे टोबैको सेल्स स्कूल के आसपास नहीं होनी चाहिए, है ना। स्पेटियल एंड टाइम रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या है, यानी कि कुछ टाइमिंग्स पे उसको बंद कर दो, जैसे नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, राइट। हाई टैक्सेस कर दो और मिनिमम प्राइस लॉस कर दो। मिनिमम प्राइस का क्या मतलब होता है कि उसको बिल्कुल डिस्करेज कर दो, कि ओवर कंजम्पशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया, परफेक्ट सर। उसके बाद पब्लिक गुड्स के लिए क्या करना है? पब्लिक गुड्स तो यार अच्छी चीजें हैं, पब्लिक गुड्स तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी है। देखो क्या लिख रहा है, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय गवर्नमेंट कैन हेल्प ओवरकम द फ्री राइडर प्रॉब्लम विच लीड्स टू मार्केट फेलियर। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती थी कि अल्टीमेटली फ्री है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, है ना। कोई भी अल्टीमेटली उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो बट वैल्यू नहीं कर रहे। तो फ्री राइडर की जो प्रॉब्लम है ना, अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने के लिए क्या करे, गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ती है और उसको खुद से प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जैसे डिफेंस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लीगल सिस्टम हो गया, लीगल सिस्टम मतलब जो हमारे कोर्ट कचहरियां वगैरह है वो सब, फायर वाले हो गए, फायर ब्रिगेड वगैरह, डिजीज प्रिवेंशन हो गए, ये सब सरकार प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स कौन कौन सी हैं, जैसे पार्क्स। सर ये तो पब्लिक गुड्स तो नॉन एक्सक्लूडेबल होते थे कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, एक्सक्लूडेबल कैसे हो जाएंगे भाई? छोटी मोटी टिकट रख सकते हैं ना उसकी, कि भाई पार्क है बहुत अच्छा, गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, लेकिन अगर एंट्री करनी है तो 5 रुपए की टिकट है, बहुत बेसिक सी, तो फिर वो एक्सक्लूडेबल बन जाते हैं कि भाई जो 5 नहीं देगा वो नहीं आ सकता, है ना। तो थोड़ा बहुत उसकी वैल्यू बना सकते हैं भाई। यूनिवर्सिटीज की कुछ फीस हो गई, मिनिमम होगी लेकिन होगी, म्यूजियम की एंट्री चार्जेस हो गई, टिकट्स हो गई, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेम कैन बी फाइनेंस थ्रू एंट्री फीस। परफेक्ट। गवर्नमेंट में ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म टू बिल्ड अ पब्लिक गुड फैसिलिटी एंड चार्ज फी फ्रॉम द यूजर। इसका मतलब सरकार लाइसेंस दे सकती है कि आप ऐसा कुछ बनाओ और उसकी फी चार्ज कर सकते हो आप यूजर से, है ना। उसके बाद सम पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपनी इच्छा से कुछ लोग ऐसे गुड्स को प्रोवाइड कर देते हैं, एंड प्राइवेट डोनेशंस एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। रीड ओनली है मेनली ये टॉपिक, तो परफेक्ट है सर, परफेक्ट है सर। अब सर प्राइस इंटरवेंशन कैसे होगा? अब देखो प्राइस इंटरवेंशन में क्या होता है, दो हमारे पास प्राइस सीलिंग होती है बच्चों, हमारे पास ना दो प्राइस सीलिंग होती है। गवर्नमेंट इसके अंदर दोनों तरीके से मदद करता है, कंज्यूमर की भी, प्रोड्यूसर की भी। तो एक होता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, ये भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, और एक होता है मिनिमम प्राइस सीलिंग। इसको प्राइस सीलिंग, इसको प्राइस फ्लोर भी बोलते हैं। मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है कि मैक्सिमम प्राइस दैट अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर, मैक्सिमम प्राइस विच अ सेलर कैन चार्ज फ्रॉम अ बायर। तो सपोज डिमांड ये है, सप्लाई ये है,
ये इक्विलिब्रियम है, इसके सामने रेट आ रहा है। तो जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज होती है ना, सरकार चाहता है हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच जाए, तो उस केस में उसका मैक्सिमम प्राइस इक्विलिब्रियम से भी कुछ नीचे रखा जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी में इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो हमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट प्राइस पे कंट्रोल बना रहा है कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं एटलीस्ट उसमें मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करे। अब वो जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम से नीचे रखा जाता है ताकि हर सेक्शन उसको अफोर्ड कर पाए। और मिनिमम प्राइस सीलिंग किस लिए होता है, ये प्रोड्यूसर के बेनिफिट के लिए होता है कि आपको आपके गुड का कम से कम इतना प्राइस तो मिल ही जाएगा। जैसे एमएसपी होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, वो कि किसान को इतना पता है कि भाई इतना डिमांड आ रहा है, इतना सप्लाई आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम है। इसके सामने जो रेट है ये इक्विलिब्रियम रेट है। सरकार ऑफर करता है इससे ज्यादा कि आपको इससे ऊपर प्राइस देंगे, ये लो ये रेट देंगे आपको। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में एक इस तरीके का सिचुएशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सरप्लस सिचुएशन हो जाना। बट आपको मेनली यहाँ पे सरप्लस या शॉर्टेज से लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मिनिमम प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर रखा जाता है और जो मैक्सिमम प्राइस है वो इक्विलिब्रियम से नीचे रखा जाता है। ठीक है, परफेक्ट सर। देखो, प्राइस इंटरवेंशन टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइस कंट्रोल विच आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइस। तो सबसे पहले प्राइस फ्लोर किसको बोलते हैं, मिनिमम को। अब मिनिमम प्राइस बायर्स आर रिक्वायर्ड टू पे, और प्राइस सीलिंग किसको बोलते हैं, मैक्सिमम विच सेलर आर अलाउड टू चार्ज फ्रॉम बायर्स, है ना। ऐसे ही फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस, रेंट कंट्रोल्स, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो सरकार यूजुअली इस तरीके के कंट्रोल्स के थ्रू प्राइस को कंट्रोल करती है कि फायदा कंज्यूमर का भी हो, फायदा प्रोड्यूसर का भी हो। ठीक हो गया बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। देखो जरा क्या बोल रहा है, अगर प्राइस इसेंशियल कमोडिटी का बहुत तेजी से बढ़ रहा है, व्हेन प्राइसेस ऑफ सर्टेन इसेंशियल कमोडिटीज राइजेस, तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस सीलिंग। सरकार प्राइस सीलिंग लगा देती है फॉर मेकिंग अ रिसोर्स अवेलेबल टू ऑल, ताकि सब तक पहुंच सके, है ना। मैक्सिमम प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एसेंशियल आइटम्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट, ये तो हमने देख लिया। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन फेलियर हो रहा था, इंफॉर्मेशन फेलियर यानी जो लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच रही थी, जो तीसरी मेजर प्रॉब्लम थी, चौथी मेजर प्रॉब्लम थी, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, याद है, गलत सलत पहुंच रही थी जानकारी। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, ये तो और भी आसान है, तो बहुत ही आसान है। इसमें बेटा गवर्नमेंट अवेयर करती है, अलग अलग स्कीम्स चलाती है। टीवी पे आप बहुत सारी स्कीम्स देखते हो, जैसे जागो ग्राहक जागो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है ताकि लोग अवेयर रहें अपनी राइट्स को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, और उनको जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उस प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े और मार्केट फेलियर ना हो। ये है, द गवर्नमेंट एक्टिवली इंटरवीन इन द मार्केट फॉर कॉम्बेटिंग का मतलब सॉल्व करना, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट फेलियर ड्यू टू इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे गवर्नमेंट बोलता है एक्यूरेट लेबलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लेबल लगाओ, प्रॉपरली डिस्क्लोज करो कि सामान के अंदर क्या क्या है, कहीं भी हिडन कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। लेबलिंग ऑन सिगरेट पैकेट्स, डिस्प्ले ऑफ न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। कंपनीज को जैसे सेबी बोलता है कि कुछ भी नए शेयर्स लेके आ रहे हो, स्टॉक्स लेके आ रहे हो, उसकी पूरी जानकारी दो, राइट। इसी तरीके से पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जनता तक इंफॉर्मेशन फैलाना, वही जागो ग्राहक जागो जैसी चीजें। एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करना, एडवर्टीजमेंट के स्टैंडर्ड सेट करना ताकि एडवर्टीजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से करा जाए, किसी भी तरीके के गलत एडवर्टीजमेंट ना हो। ये सारी चीजें बच्चों इसमें आ जाती हैं। इसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सिंपल है, बजट इस तरीके से बनाएं कि भैया जहां पे रिच लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं और गरीब लोगों को सब्सिडीज दी जाए। वही वाला फैक्टर बच्चों यहाँ पे मेनली चलता है। देखो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट इज टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम सो दैट देयर इज इक्विटी एंड फेयरनेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो जो गैप है रिच और पुअर के बीच का उसको कम करना है। तो रिच पे टैक्स लगाओ,
पुअर को सब्सिडी दो, ये गैप कम हो जाएगा। सम कॉमन पॉलिसी इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। देखो जितना ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा, तो रिच पे टैक्स लग रहा है और कम इनकम है तो कम टैक्स, इनकम जीरो है तो कोई टैक्स नहीं, राइट। उसके साथ बजट को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो बेरोजगार है उनको कंपनसेशन देना, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गई, सब्सिडीज हो गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो गई, जॉब रिजर्वेशंस हो गई, ये सारी बेटा जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो किस लिए हैं, ताकि ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसको सही किया जा सके। ठीक है, परफेक्ट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन in a market that reduces efficiency while increasing equity is often justified because equity is greatly appreciated by society। इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचने जरूरी हैं और भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। लास्ट आ रहा है बच्चों हमारे पास, गवर्नमेंट फेलियर्स व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी इज टू करेक्ट अ मार्केट फेलियर क्रिएट्स इनएफिशिएंसी एंड लीड्स टू मिस एलोकेशन। कुछ नहीं है, देखो क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट फेलियर कब आता है, गवर्नमेंट फेलियर तब आता है जब इंटरवेंशन इनइफेक्टिव हो जाता है। यानी कि सरकार आई, सरकार ने इंटरवीन करा, प्रयास करा चीजें सही करने का, बट फेल हो गई, नहीं कर पाई उसको सही, है ना। तो इंटरवेंशन इनइफेक्टिव हो गया क्योंकि वेस्टेज हो जाएगा रिसोर्सेज का। उसके साथ साथ इंटरवेंशन प्रोड्यूसेस फ्रेश एंड मोर सीरियस प्रॉब्लम्स। सरकार आई तो थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। देखो अल्टीमेटली क्या चाहता है हर आदमी, कि कॉस्ट कम हो, बेनिफिट ज्यादा हो, लेकिन उल्टा हो गया, बेनिफिट कम हुआ, कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो वहां गवर्नमेंट फेलियर हो गया। गवर्नमेंट फेलियर कब कब होता है, अगर इंटरवेंशन इनइफेक्टिव हो और इंटरवेंशन से ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। ठीक है, बस यही हमारे पास इस चैप्टर में था। ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये टॉपिक आसान सा था। और इसी के साथ आपका मार्केट फेलियर भी समाप्त। अब तुम्हारे 2 यूनिट्स इसमें बचे हैं, वो कल होंगे, और ये पूरा चैप्टर नंबर 7 खत्म। ठीक है, तो दिस वाज डे 1। आई होप आपको आज सब समझ में आया होगा। अब तैयार करके सोना ये पूरा चैप्टर, और जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी जरूर लगाना, ताकि बढ़िया से सब कुछ हो जाए। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।